हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की और हम लोग करेंगे वन शॉट। वन शॉट करेंगे और मैंने इसको ऐसे बनाया है कि आपको इसके बाद किसी और चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सारा कॉन्सेप्ट सारा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, है ना, उसको हम लोग यहाँ पे करा देंगे। और ये क्वेश्चन, ये जो आपको वन शॉट है, आपको 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं बिहार बोर्ड के, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आई होप आप सभी ये देखेंगे और बढ़िया से करके जाएंगे। इसके बाद देखिए, हम लोग ना आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट क्या करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है ना, ये 1 रहेगा। 1 के बाद पूरा आपको वन शॉट दिया जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव हैं, उसको कराया जाएगा। इसके बाद सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, आता रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग आज पहला चैप्टर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। सबसे पहले देख लेंगे हम लोग इसका कि क्वेश्चन एनालिसिस कैसे होता है, मतलब क्वेश्चन आए हैं कहाँ कहाँ से, कितने क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए 2025 में आपको ऑब्जेक्टिव 3 था, फर्स्ट सिटिंग वाले में भी और सेकंड सिटिंग वाले में भी, और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन थे यहाँ भी, बट 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन भी नहीं थे। बट यहाँ देखिए, यहाँ तो कम है ना, लेकिन 2024 में देखिएगा आप 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, ठीक है ना। 2023 में देखिएगा 10 क्वेश्चन, 2022 में देखिएगा 12 क्वेश्चन। इसका मतलब आपसे ये क्वेश्चन अच्छा खासा, देखिए 14 क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। तो अगला 2026 में भी आपको पूछ सकता है 10 तक क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑब्जेक्टिव के ये पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। तो आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो है ना, परिचय स्टार्ट करेंगे प्राकृतिक संख्याएं की, है ना। तो प्राकृतिक संख्या तो आप जानते हैं क्या होता है, जो प्रकृति में पाई जाती है, एक से स्टार्ट होता है ना, ठीक है। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। तो ऐसी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, ठीक है। दूसरा जो पूछेगा आपसे, वो पूर्ण संख्या पूछेगा। तो पूर्ण संख्या क्या होता है भाई, तो प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो ऐड कर देते हैं, है ना, जीरो पीछे लगा देंगे, तो ये बन जाएगा आपका पूर्ण संख्या, ठीक है ना। डन है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। आगे देखिए, आगे जो है पूर्णांक है भाई। तो पूर्णांक वैसे अंक को कहते हैं जो पॉइंट वॉइंट में नहीं आता है, पूर्ण अंक होता है ना। पूर्णांक मतलब पूर्णांक, पूर्ण अंक, है ना। इसका मतलब पूर्ण अंक कहाँ से होता है भाई, तो देखिए आपको 0, 1, 2, 3, 4 चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, और फिर -1 लीजिएगा, -2 लीजिएगा, चलता जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, है ना। पूर्णांक है, ठीक है। तो इंटीजर कहते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 1 से लेके इन्फिनिटी तक धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। और ये होता है ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक। और ये है, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, है ना, मतलब ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। तो ये 3 पार्ट में इसको बांटा जाता है। तो अब आ जाते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, हम लोग क्यू से दिखाते हैं ना, ठीक है। तो परिमेय संख्या वो ऐसी संख्याएं जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे, ठीक है ना, याद रखिए, जहाँ q जो है 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि q अगर 0 हुआ तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब कि वैसी संख्या, कोई भी वैसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4/5 हो गया, 1/2 हो गया, -5/6 हो गया, ठीक है ना। ये सब परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। परिमेय संख्याएं, यार बोलिए सर एक तो आप भिन्न भी होता है, भिन्न भी तो होता है। तो देखिए परिमेय संख्याएं क्या है कि इसको p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, लेकिन ये माइनस में भी हो सकती हैं, लेकिन भिन्न जो है ना माइनस में नहीं होता है, भिन्न अगर रहेगा आपका, ठीक है।
तो वो हमेशा प्लस में रहेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 2/5 ये सब रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें ना एक 22/7 भी होता है। 22/7 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई जो है ना वो अपरिमेय संख्या है। बोलिए सर पाई का मान तो आप 22/7 लिखते हैं, लेकिन हाँ याद रखिएगा ये क्वेश्चन फंसाता है कि 22/7 जो है ना वो परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई है वो अपरिमेय संख्या, जो कि अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब अपरिमेय संख्या आ गया है ना, अपरिमेय संख्या को हम लोग क्यू डैश से दिखाते हैं, ठीक है ना, समझा। तो भाई अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना, p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, समझे। ये हम लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिएगा √2, ठीक है ना, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 ये सबको हम लोग p/q के रूप में √5, ठीक है ना। या मान लीजिए कि देखिए पाई आ गया ना, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन नहीं पॉइंट है 3132157 देखिए इस तरह चलता जाएगा, ये खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा, ठीक है ना, समझे। तो ये जो चल रहा है और कोई इसका पैटर्न नहीं है, मतलब 3 के बाद 1 हुआ, 1 के बाद 2 हुआ, 2 के बाद फिर 1 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, मतलब कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो वैसी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जबकि देखो अगर यही चीज यहाँ रहता, ठीक है ना, 3.252525, ठीक है ना, तो ये संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना, समझे। ये क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अब जो है, हाँ अगला जो कॉन्सेप्ट है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, तो वो देखिएगा हम लोग यहाँ देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे a बराबर BQ प्लस R होता है, ये यूक्लिड ने कहा था, ठीक है ना, कि a बराबर BQ प्लस R होगा, जहाँ पे a और b क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है। a और b क्या है भाई, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। q कुछ भी हो सकता है, और r का जो वैल्यू होगा ना वो हमेशा 0 और b के से, देखो b से छोटा होगा, b से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, और r से चाहे तो छोटा, r से बड़ा होगा, है ना, और सॉरी r जो होगा वो 0 से क्या होगा भाई, बड़ा होगा, और नहीं तो क्या होगा, बराबर होगा, है ना। r का जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू है ना, ये चाहे तो 0 हो सकता है, चाहे तो 0 से बड़ा हो सकता है, कभी भी उससे छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। इस पे क्वेश्चन कैसा बनता है, तो इस पे क्वेश्चन देखिए कैसा बनता है क्वेश्चन। यदि देखिए भाग एल्गोरिथम में, ठीक है ना, यूक्लिड भाग एल्गोरिथम में है a बराबर BQ प्लस R है, क्या है भाई, देखिए a बराबर BQ प्लस R है, और b दिया हुआ है, q दिया हुआ है, r दिया हुआ है, तो a का वैल्यू निकालना है। तो बड़ा सिंपल तो है, a का वैल्यू निकालना है, छोड़ा। b जो है आपके पास, ठीक है ना, वो 73 है, लिख दिया। q जो है आपके पास 34 है, लिख दिया, प्लस r कितना है, 23 है, ठीक है ना। बस सिंपल तो है, मल्टीप्लाई कर लो भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ठीक है ना, 4 या 12 के 2 हाथ बच्चा 1, 7 चौ 28, 1 29, है ना, 3 तिया 9, 7 तिया 21, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 9 18, ठीक है ना, 2 2 4 होगा, यहाँ पे 2 और 23 जोड़ लो, इसमें 23 जोड़ोगे तो 5 हो गया, 10 हो गया, 5 यानी 2505, कहीं पे आंसर है 2505। सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, हाँ ये भी याद रखिएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। क्या करते हैं भाई, एचसीएफ निकाला जाता है ना, मासा निकाला जाता है, महत्तम समापवर्तक। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ये निकालते हैं। कैसे निकलेगा भाई, तो देखिए कैसे निकलेगा। मान लीजिए आपके पास दो क्वेश्चन देगा, दो नंबर दे देगा आपको, कहा आपसे कि 867 और किसका कहा आपसे 255, ठीक है ना। तो जब इसका आपको मासा निकालना है तो जो बड़ा नंबर है वो बड़ा नंबर को आप a मान लेंगे 67, ठीक है ना, और जो छोटा नंबर है छोटे नंबर को आप b मान लेंगे 255, ठीक है ना। और सोचिए 255 में हम लोग किस चीज से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना, कि 867 आ जाए या उससे छोटा नंबर आए, बड़ा नंबर तो नहीं आना चाहिए भाई। तो सोचिए जब हम 250 ना, लगभग 250 है, तो हम लोग 250 2 जा कितना होता है 500, फिर 3 जा, 3 से करेंगे तो आएगा ना, 4 से करेंगे तो 100,000 पहुंच जाएगा, है ना। तो 4 से नहीं करेंगे, 3 से करते हैं,
तो 2555 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप जानते हैं कितना होता है भाई, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 5 या 15 के 5 हर 1 5 या 15 16 6 5 3 6 7 765 हो जाएगा। और यहाँ क्या है 867 है, उसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा आपके पास भाई, ठीक है ना, यहाँ 0 1 1 0 2। तो देखिए ध्यान से 255 को हमने 3 से इंटू किया, 4 से नहीं कर सकते थे, 3 से इंटू किया 765 आया, उसमें हमने 102 जोड़ा तो कितना आ गया 865 आ गया, ठीक है ना। अब अगला जो प्रोसेस होगा उसको क्या करना है, ये जो दिख रहा है 255 उसको आगे लिखना है यहाँ पे 255, और ये जो 102 आर दिख रहा है यहाँ पे आ जाएगा 102, ठीक है ना। और 102 को अब फिर वही प्रोसेस कि 102 को हम किस चीज से इंटू करें भाई, तो 2 से इंटू करते हैं, 3 से इंटू करने पे तो 300 आ जाएगा, तो 2 से इंटू करते हैं, तो 2 से इंटू कीजिएगा तो कितना आएगा भाई 2 4 0 2 एकम 2 204 आएगा। और 204 में हम जब 51 जोड़ेंगे तब 255 आ जाएगा। तो हमने क्या किया भाई, हमने बस 102 को 2 से इंटू किया और उसमें 51 जोड़ दिया 255 आया। फिर सेम प्रोसेस क्या करने वाले भाई, अगला 102 को यहाँ ये यहाँ देखिए, और ये जो होगा यहाँ आ जाएगा 51, ठीक है ना। फिर सेम काम 51 को किस चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो हम देख रहे हैं कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे 102 आ जाएगा, 102 आ जाएगा, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 0। जहाँ r देखिए r अगर 0 आ गया, ये 0 आया, तो जो ये वाला पार्ट होगा यही आपका मासा कहलाएगा, SCF कहलाएगा, यही आपका SCF होगा। तो SCF कितना हो जाएगा इसका 51 हो जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखिए 2025 में पूछा है, 2017 में पूछा है, 2021 में भी पूछा है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाटा चेंज कर सकता है, सेम क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आगे देख सकते हैं, तो आगे देख लेते हैं क्या क्या, देखिए फिर सेम क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 960 432 का मासा ज्ञात करें 18 में 22 में, मतलब क्या है कि हर एक साल आपका पूछ रहा है। तो सेम क्वेश्चन है, जो बड़ा मान है उसको यहाँ A ले लीजिए, जो छोटा मान है उसको B ले लीजिए, आप मल्टीप्लाई कीजिए, Q यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी। आप देख रहे हैं 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है ना, 2 से ज़्यादा क्या एक भी हो सकता ना, नहीं 2 से ज़्यादा 2 ले लेंगे, 3 तो नहीं ले सकते ना है, क्योंकि 4 दिया तो 1200 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब हमने 2 लिया तो 2 दूना 4 आया, 3 दूना 6 आया, 4 दूना 8, तो 864, ठीक है ना। 864 आप 960 में से 864 घटा दीजिए, ठीक है ना, तो कितना बच जाएगा, 10 में से 4 घटाएगा तो 6 बचेगा, 15 में से 6 घटाएगा तो 9 बचेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 96। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगला स्टेप, ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये जो है ना 96 यहाँ आने वाला है। 96 को आप किस चीज़ से इंटू करेंगे, देखिए 4 से इंटू करेंगे ना तो आपका 96 है ना 100 आ सकता है। 4 से इंटू करेंगे कैसे, देखो 100 को 4 से इंटू करो तो 400 आएगा, यहाँ तो 400 से ज़्यादा है, तो 96 को 4 से इंटू कर लो, ठीक है ना। तो भाई 400 4 चौके 16 घटा दो, ठीक है ना, 400 में से 16 घटा दो, ठीक है ना, और 32 जोड़ दो, 16 48 आएगा, 48 आना चाहिए इसमें, देखिए तो करके 96 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए जैसा पहले किया था, 6 चौके 24 की 4 हाँ बचा 2, 9 चौके 36 37 38 है ना जी। अब भाई 384 432 में 384 घटा दो, ठीक है ना, 384 घटा दो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 12 में से 4 घटेगा तो आपको 8 आएगा, यहाँ पे 12 में से 8 घटेगा तो 4 आएगा, 48 आ गया ना, जैसा मैंने कहा 48 यहाँ पे आ गया। आप लोग किसी तरीके से बना सकते हैं इस चीज़ को अपना आइडिया लगा के, तो ये हो गया है ना। फिर वही प्रोसेस 96 यहाँ जाएगा और 48 कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, ठीक है ना। फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, अब देखिए ठीक है ना, 48 दूना कितना होता है 96 होता है ना, 8 दूना 16, 48 दूना कितना होता है 96, कितना जोड़ेंगे भाई 0 जोड़ेंगे। इसका मतलब जो SCF आएगा, इसका मतलब मासा जो आएगा आपका वो 48 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है।
बहुत इजी क्वेश्चन बनता है और आराम से आप लोग बना लेंगे। तो अब देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट है आपके पास धनात्मक समपूर्णांक, ठीक है ना। तो धनात्मक समपूर्णांक को किस तरह लिख सकते हैं? देखिए पूर्णांक आप जानते हैं कैसे क्या क्या हो सकता है ना, ठीक है ना। धनात्मक भी बताया मैंने कि 1 2 3 4 होता है, लेकिन यहाँ पे समपूर्णांक कहा, याद रखिएगा समपूर्णांक है ना, ठीक है ना। तो समपूर्णांक किस रूप का होता है, इसका रूप बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये भी पूछता है बहुत बार। तो जो रूप होगा ना वो होगा 2p, जहाँ p एक पूर्णांक है। p एक क्या होगा? पूर्णांक होगा। p क्या है भाई? p जो है ना वो पूर्णांक होने वाला है। अब बोले p कुछ भी हो सकता है भाई आपका, ठीक है। क्या क्या कुछ भी हो सकता है? आप मान लीजिए कि p की जगह पे 1 रख दे तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। ये भी सम संख्या है ना, सम संख्या ना। और 2 इंटू अगर 3 रखिएगा तो 3 टू जा 6, देखिए 2 इंटू अगर 4 रखिएगा तो 4 टू जा 8। मैंने 1 3 4 क्यों रखा? 1 एक विषम संख्या है जबकि 4 एक सम संख्या है, जबकि फिर भी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, सब आ रहा है सम। इसका मतलब यहाँ अगर सम है तो इसको कुछ भी रहने दीजिए, आपका सम ही आने वाला है। तो ये देखिए 4p ले लीजिए, 6p ले लीजिए, 8p ले लीजिए, ठीक है ना, 10p ले लीजिए, इस तरह से चलता जाएगा। यही काम आपका धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, ठीक है ना। तो विषम पूर्णांक कैसा होता है भाई? जहाँ पे 2p प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ पे p जो है ना वो एक पूर्णांक है, ठीक है ना। चाहे तो 2p प्लस 1 चाहे तो 4p प्लस 1, ठीक है ना। तो अगला क्या होगा? 6p प्लस 1 होगा, ठीक है ना भाई। इसका मतलब देखिए सम में, सम पूर्णांक में, ठीक है ना, 1 जोड़ा गया, सम पूर्णांक में 1 जोड़ा गया तो क्या बन गया भाई? विषम। कैसे भाई? देखो ना, अगर 4 इंटू पी की जगह पे 1 लिख दोगे प्लस 1 कर दोगे तो 4 1 जा 4 होगा, अब प्लस 1 मिलके कितना बनेगा? 5 बनेगा। यहाँ पे 1 रखने पे अगर यहाँ पे तुम 2 भी रख देते हो तो 4 टू जा 8 1 9, ये भी तो विषम पूर्णांक है ना। तो इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, आपसे बोल देगा भाई कि 10p प्लस 1 ये क्या है, तो ये भी विषम पूर्णांक होगा, ठीक है। और सिर्फ 10p दे देगा तो सम पूर्णांक होगा। आई होप आपको समझ में बढ़िया से आया हो। अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो कि है भाज्य संख्याएं, ठीक है। तो भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर भी कहते हैं हम लोग। जो देखिए इसका ना आपको भाज्य हो सकता है, मतलब क्या है कि ये कट सकता है 2 से, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो 4 को देखें तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, है। ये 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। या 8 को 2 से काट सकते हैं, तो जो 2 से कटता है ना उसको भाज्य संख्या कहते हैं। और जो नहीं कटे, जिसका जो है ना अभाज्य गुणनखंड, ठीक है ना, खुद वो आए और एक आए, एक ही से कर सकता है वो, या खुद से कर सकता है, उसको कहेंगे हम लोग अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, ठीक है ना। अच्छा ये याद रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। आइए अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड। अब संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा? मान लो तुमको कह देगा कि 140 का अभाज्य गुणनखंड बताओ, ठीक है ना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई? तो हम लोग सिंपल सा देखेंगे कि आप इसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का मालूम होना चाहिए, डिविजिबिलिटी, है ना, डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट का आपको याद होना चाहिए। मतलब क्या है कि आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि 0 लास्ट में है तो 2 से कटने वाला है ना, ठीक है। तो 0 है लास्ट में, चाहे तो 2 से कटेगा चाहे तो 5 से कटेगा, तो 2 से पहले काटते हैं। तो 2 से पहले काटा मैंने यहाँ पे, तो 2 सते 14, 0 लिख दिया यहाँ पे, फिर 2 से काटा, 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 7 है उससे कम आए, तो 2 तिया 6, बोलिए सर 6 आया, तो 6 आया तो मतलब 7 में 6 घटेगा तो बचेगा कितना? 1, इसका मतलब ये 10 हो जाएगा। तो 2 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 10 आए? 5 बार, 2 पचे 10। फिर देखिए तो क्या कर सकते हैं भाई, 5 के टेबल पढ़ लें, 5 सते 35। तो ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड ये है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इस पे क्वेश्चन देखिए कैसा पूछता है, ठीक है। कह रहा देखिए, अच्छा ये तो बता ही दिया मैंने आपको, 140 का को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करें, यही तो क्वेश्चन है, यही तो था भाई।
140 का क्या, देखिए आंसर क्या आएगा, यही आंसर हो जाएगा, यही अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है। देखिए मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखिए अब इस पे क्वेश्चन अलग अलग बन सकता है, ठीक है ना। आपको 156 और बराबर दे दिया है 2 का पावर समथिंग, 3 का पावर समथिंग, 13 का पावर समथिंग। तो सबसे पहले जब पावर दिया, देखिए 2 3 13, इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा हुआ ये। तो 156 का आप लिख लीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो जानते हैं 6 है तो 2 से कट जाएगा, 15 है, 2 सते 14, एक बचा 16 हो गया, 2 अठे 16, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, एक बचा 2 नमा 18। देखिए लास्ट में 9 है, 3 से दिख रहा होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो इसका मतलब 156 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर, देखिए 2 कितने बार, 2 बार, तो 2 2 बार मल्टीप्लाई 3 कितने बार भाई, 1 बार, और 13 कितना बार, तो 1 बार, है ना, ठीक है। तो 3 एक बार है, 13 एक बार है। अब इसको कंपेयर करेंगे इससे, देखिए यहाँ पे 156 दिखा हुआ है, यहाँ पे 2 का पावर x दिखा हुआ है, 3 का पावर y दिखा हुआ है, और 13 का पावर z दिखा हुआ है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2, y बराबर 1, और z बराबर भी 1। आपसे पूछा क्या, सबका जोड़ पूछा, तो 2 में 1 जोड़िए 3, 3 में 1 जोड़िए 4, कितना हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। सिंपल सा बात है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देख सकते थे कि x बराबर कितना आता है, 2 आता है, y बराबर 1, और z बराबर कितना आता है, 1 आता है ना, और सबको जोड़ते हैं तो कितना आया था, 4 आया था। देखिए अब जो है ना अगला अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का मासा ज्ञात करना है तथा लासा ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन भी आते हैं, तो देखिए समझिएगा आराम से, मैं 3 वाला ले रहा हूँ, 2 वाला भी हो सकते थे, ठीक है ना। 3 वाला पूछता है या 2 वाला पूछता है, 4 वाला नहीं पूछता आपसे, ठीक है। तो 12 का देखिए, 12 का लिखना पड़ेगा, 15 का लिखना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना, से। तो आप देखिए सिंपल, ये तो 12 का सिंपल है भाई, तो 12 का सिंपल आप कर लीजिएगा, 2 छके 12, 2 तिया 6, है ना, और 3 एकम 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, है ना, और 15 का होगा 3 5 जा 15, यही ना हो सकता है, इंटू 1, और 21 का होगा भाई, ठीक है ना। देखिए तो 3 7 21 नहीं हो जाएगा, 3 7 जाएगा 21 और 1, तीनों में हम लोग, अगर हमको एचसीएफ निकालना है, इसका मतलब मासा निकालना है, मासा, ठीक है ना। तो मासा निकालने के लिए हम तीनों में कॉमन चीज देखेंगे, कॉमन मतलब समान चीज, 3 3 3, है ना, तीनों में कॉमन क्या है, 3 है, 3 लिख लेंगे इनटू यहाँ पे कितना 1, वैसे 1 लिखने का जरूरत नहीं होता है लेकिन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 3। तो मासा तो बड़ा सिंपल है भाई, लेकिन जहां लासा की बात हो, ठीक है ना, एलसीएम की बात हो, एलसीएम की बात हो, उसमें समझिएगा तीनों में जो कॉमन चीजें हैं, तीनों में जो कॉमन चीजें हैं उसको एक साथ लिखिए, बाकी जो भी चीजें बचे हुई है उसको लिख लीजिए। तो 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो कितना आएगा भाई यहाँ पे, तो देख लीजिए भाई कितना, 3 2 6 6 2 12 12 25 60, और 7 6 42, 420 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर देखिए अब ना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 24 और 36 का वही मासा और लासा, 2 वाला है, 2023 का क्वेश्चन है। तो 24 का और 36 का भाई रफ में कर लीजिए आराम से, 24 का करने आता ना है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3 करने की जरूरत नहीं थी फिर भी, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, 1 मत लिखिए। 36 का कर लीजिए भाई, कितना आएगा, 2 एकम 2, एक बचा 2 अठे 16, 2 नमा 18, और 3 तिया 9, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है भाई। हमको एचसीएफ चाहिए, ठीक है ना, अगर हमको एचसीएफ चाहिए तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, अगर हमको एचसीएफ चाहिए, है ना, HCF मासा, है ना, मासा, अगर मासा चाहिए हमको
तो हम दोनों में कॉमन देखेंगे, ये 2 हो गया, 1 लिख लेंगे, इन दोनों कॉमन की जगह पे 1 2 लिख लेंगे, और यहाँ 3 दिख रहा है, 1 3 लिख लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, ये आपका आंसर हुआ। अगर आपको लासा देखना है, LCM लघुत्तम समापवर्तक, है ना, तो आप ये जो कॉमन चीजें हैं उनको तो आप लेंगे ही, साथ में जो बच चुका है ना, उसको अलग अलग लिखेंगे आप यहाँ पे। तो कितना हुआ भाई 12 यहाँ हुआ, 12 तिया 36, 36 दूना 72, है ना, तो ये आंसर हो जाएगा LCM। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल है, बहुत अच्छे से कर लेंगे आप लोग अगर थोड़ा ध्यान दे दे तो, ठीक है ना। सो अब हम लोग देखेंगे अगला कॉन्सेप्ट, जो कि है आपको कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो लासा मल्टीप्लाई मासा के बराबर आएगा। और इसको हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं कि लासा इंटू मासा बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल। ये भी क्वेश्चन में पूछता है, ये भी क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। अब इससे मान लीजिए कि आपसे लासा पूछेगा, तो लासा जब पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा भाई, यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल लिखिएगा, नहीं लिखिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल कर लीजिएगा, और यहाँ पे डिवाइड में क्या कर दीजिएगा, मासा चला जाएगा। तो इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये फॉर्मूला याद कर लें तो आपका सारा क्वेश्चन इससे बन जाने वाला है, ठीक है ना, समझे। देखिए जैसे क्वेश्चन में आपको रहेगा, क्या भाई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जो कह रहा है आपको 2 संख्याओं का मासा 18 है, 2 संख्याओं का मासा कितना है 18 है, तो भाई मासा जो हो गया वो हो गया 18, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। उनका गुणनफल, ठीक है ना, तथा उनका गुणनफल कितना है भाई 12960, है ना, 12960, किसका 2 संख्याओं का। तो लिख दो 2 संख्याओं, ठीक है ना, का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल 12960 है। तो तुमको बताना क्या है, लासा बताना है कि क्या होगा लासा, है ना, लासा क्या होगा। तो देखिए जैसा मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर आपको याद हो कि भाई लासा जो होता है इनटू मासा होता है ना, बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल, है ना, जिसको हम लोग HCF इंटू LCM, है ना, भी कह सकते हैं भाई। तो यहाँ पे लासा निकालना है आपको, लासा निकालना है तो यहाँ पे लासा रहने दिया, ठीक है। अच्छा मासा कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, और 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है 19660, है ना। तो लासा निकालना है, यहीं पे छोड़ा हमने, है ना, और 18 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा भाई डिवाइड में जाने वाला, है ना, ठीक है ना। अब आराम से 2 से काटिए, 2 9 18, 2 छके 12, 2 चौके 8, एक बचा 2 8 16, 0 लिख दीजिएगा, है ना। फिर देखिए तो कटेगा 2 से नहीं कटेगा, 9 से काट के 3 से काट के देखें क्या, देखे तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 छके 18, फिर 3 से कटेगा, देखिए 3 एकम 3, 3 7 21, 3 दूना 6, 0, तो कितना आ गया लासा भाई 720, और ये आंसर आपका हो गया है, ठीक है ना। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी क्वेश्चन बनता है। फिर सेम क्वेश्चन है आपको HCF, वही बात है भाई, ठीक है ना, HCF, है ना, आपको कितना का 306 का, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ठीक है ना, वो HCF 9 दिया भाई, इसका मतलब मासा जो है वो 9 है ना, और LCM ज्ञात करना, वही सेम क्वेश्चन है, लासा ज्ञात करना है, लासा क्या होगा। अच्छा पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या जो है
पहली संख्या जो है वो है 306 और जो दूसरी संख्या है वो है 657। फिर क्वेश्चन वही है भाई कि लासा जो है आपका मल्टीप्लाई होगा मासा से, ठीक है ना, और वो बराबर होगा पहली संख्या, ठीक है, मल्टीप्लाई दूसरी संख्या से। तो भाई जैसे जैसे है लिख दीजिए, लासा तो निकालना है, एलसीएम तो निकालना है हमको। मासा कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और पहली संख्या कितना है 306, दूसरी संख्या है 657। अब देखिए लासा निकालना था तो लासा यहीं छोड़ा और यहाँ पे 306 और 657 छोड़ दिया, डिवाइड में क्या दे दिया भाई 9 दे दिया है ना, 9 दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 3 0, 3 2 6, ठीक है ना। फिर 3 से कटेगा क्या, 3 कम 3, 3 3 9, 3 चौके 12, तो यहाँ 34 हो गया और यहाँ हो गया 657। मल्टीप्लाई कीजिए भाई, मल्टीप्लाई कीजिए 657 को, ठीक है ना। 34 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 चौका 28 है ना, 5 चौका 20, 2 22 और 6 चौका 24, 24 2 26, 7 3 21, ठीक है ना, 7 3 21, 5 3 15 16 17 के 7 में 14, 6 3 18 19, 6 3 18 और 18 2 20, ठीक है ना। 8 हो गया, 3 हो गया, 7 6 13, ठीक है ना। तो कितना हो गया भाई 2 3 2 3 3 3 8, तो ये होगा आपका लासा, ठीक है ना। आई होप भाई मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, आई होप आपको समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए ज़्यादा, है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो परिमेय संख्या अच्छे से हमने उस समय तो पढ़ा था, परिमेय संख्या मैंने बता दिया था कि परिमेय संख्या वैसी संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, जो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, जहाँ पे q 0 नहीं होता है। एग्जाम्पल भी बहुत सारा है ना, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि 22/7 भी होगा, है ना, जो यहाँ पे है, ठीक है। ये सब परिमेय संख्या है ना, ये परिमेय संख्या यहाँ पे देखिए, है ना, इधर चला जाएगा। ये जो परिमेय संख्या है यहाँ पे देखिए 3.2525 चलता जा रहा है ना, ये सब परिमेय संख्याएं हैं, ये सब परिमेय संख्याएं हैं, है ना। इनको क्यू से दिखाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको पहले बताया कि वैसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं ना, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल में √2 हुआ, √5 हुआ, √7 हो गया, ठीक है ना, कितना 11 हो गया, ये सब होगा, या 3.12576 चलता रहने वाला, या हम लोग पाई कह सकते हैं, ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछता है कि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय, तो ये होगा परिमेय, ठीक है ना। बट आपको पाई पूछ लेगा तो वो होगा, ठीक है ना, अपरिमेय, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन, अगला आपको देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स है, नोट्स ये याद रखने का है। क्या कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, संख्याओं का योग, ठीक है ना, या अंतर, देखिए दोनों क्या होता है अपरिमेय संख्या, मतलब क्या है कि आप एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योग लिखिए या अंतर मतलब माइनस लिखिए, दोनों ही अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल या भागफल, ठीक है ना, दोनों क्या होने वाला है, अपरिमेय होने वाला है, ठीक है ना, समझे। इस पे क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो मान लीजिए, देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको कैसे बना सकते हैं, इसको दो तरीका बनाने का। एक तरीका क्या है, इसने कहा सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले तो एक आप क्या कीजिए कि एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल में और कहते हैं भाई कि एक क्वेश्चन जो है ना, आपको हम कहते हैं अपने तरफ से देते हैं कि मान लीजिए आप प्रूफ कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध करें। देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, सिद्ध करें कि √5, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब जब सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम मानेंगे, देखिए इसको सॉल्यूशन बता रहा हूं उसका मैं आपसे, तो माना, इसको मानेंगे कि उल्टा मानेंगे, √5 एक, ठीक है ना, परिमेय
में संख्या है, ठीक है ना, जहां √5 को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां, ठीक है ना, p और q एक पूर्णांक है, ठीक है ना, ठीक है, एक पूर्णांक है। अच्छा, इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग कि एक पूर्णांक हुआ, दोनों ओर क्या कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, दोनों ओर यानी दोनों साइड, ठीक है ना, क्या करने पे, स्क्वायर करने पे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों साइड वर्ग करने पर, जब दोनों साइड वर्ग कीजिएगा तो यहाँ बनेगा √5 का स्क्वायर और यहाँ बनेगा p/q का होल स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 बना देगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, p के स्क्वायर बाई q का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप q स्क्वायर जो है ना, एक q उधर ले जाइएगा तो 5q बनेगा और यहाँ पे p स्क्वायर बाई q बनेगा। डन है, ठीक है ना, यहाँ पे समझ में आया। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, जो ये 5q है ये एक पूर्णांक है, क्या है भाई, पूर्णांक, क्योंकि q एक पूर्णांक है और 5 भी एक पूर्णांक है, दो पूर्णांक का जो मल्टीप्लाई होता है वो पूर्णांक होता है। जबकि, ठीक है ना, p²/q क्या है, एक भिन्न है, क्या है, एक भिन्न, ठीक है ना, और पूर्णांक भिन्न बराबर नहीं होता है, ठीक है ना भाई, फिर पूर्णांक भिन्न कैसे बराबर हो जाएगा, पूर्णांक कभी भिन्न के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमने जो माना उसमें एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ, है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं इसके आगे, अतः, है ना, अतः, है ना, या क्या हो गया भाई, हमारे मानने में, ठीक है ना, क्या है, एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ है हमारे, ठीक है ना, मानने में विरोधाभास, है ना, विरोधाभास उत्पन्न हुआ है ना। अब जब विरोधाभास उत्पन्न हुआ है इसका मतलब, अगर भाई दोनों बराबर नहीं ना हो रहा है, अगर हम लोग माना था कि √5 एक परिमेय संख्या होता तो ये दोनों क्या होता, बराबर होता, ये भी भिन्न आता, ये भी भिन्न आता, ये भी पूर्णांक आता, ये भी पूर्णांक आता, बट यहाँ तो पूर्णांक है और यहाँ तो भिन्न है, पूर्णांक भिन्न बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि √5, अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन अलग अलग नंबर रख के बना सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, 7 डाल सकते हैं, 11, कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी क्वेश्चन आप आराम से, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये क्वेश्चन दिख रहा है, आप सिंपल सा बना सकते थे, क्या बनाते हैं कि √2 को प्रूफ कर लेते एक अपरिमेय संख्या है, और आपने अभी नोट्स में पढ़ा कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, √2 अपरिमेय है जबकि 3 क्या है, परिमेय है, दोनों का मल्टीप्लाई जो होता है, गुणनफल जो होता है वो अपरिमेय होता है ना। एक तरीका और है इसको बनाने का, ठीक है ना, कि मान लिया, इसका भी माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, और एक परिमेय संख्या किसके रूप में लिख सकते हैं भाई, p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। और यहाँ पे देखिएगा कि हम 3 को नीचे कर सकते हैं, तो भाई p/3q हो जाएगा, ठीक है, डन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, जहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ना ठीक से लिखिए, यहाँ पे बढ़िया से कीजिए, बनाना है तो, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। फिर उसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कि तो जब तो परिमेय संख्या है तो 3√2 जो होगा किसके रूप में लिखाएगा, p/q के रूप में, जहां क्या भाई बताए ना, p और q एक पूर्णांक है ना, डन है। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसके बाद सिंपल काम है, √2 छोड़ा, इसको ना नीचे ले लीजिए, तो क्या होगा, p यहाँ पे p ही रहेगा और नीचे में 3q हो जाएगा, ठीक है ना। तो √2 बराबर p/3q, है ना। अब सुनिए ध्यान से, ये क्या है भाई, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है,
है ना, जबकि ये p/3q क्या है, ये तो परिमेय संख्या है ना। तो सोचिए, अरे भाई कोई भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते थे, उसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और √2 तो हमने प्रूव किया ना, √5 √2 सब क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय कभी भी अपरिमेय के बराबर हो सकता है क्या, नहीं ना। तो यहाँ भी विरोधाभास उत्पन्न हुआ है ना, तो अतः है ना, क्या है कह सकते हैं हम लोग, है ना, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। डन है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ भी करेंगे, आप लोग खुद कर लीजिएगा। √5 मैंने बताया कि एक अपरिमेय संख्या है, और वो 3 जो है ना परिमेय संख्या है, दोनों का जो जोड़ होगा ना वो क्या होगा भाई, अपरिमेय होगा। √5 को क्या कीजिएगा, पहले प्रूव कर लीजिएगा कि एक अपरिमेय है, और फिर लिख दीजिएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और 3 एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होता है, अतः 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप का क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकता है, देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से, है ना। अब देखिए ध्यान से, क्वेश्चन जो कहा है कि 2 + 4 7 को p/q के रूप में बदलना है। देखिए यहाँ बार दिया हुआ है, बार का मतलब क्या है कि बार बार रिपीट कर रहा है। तो 2.4747 ये ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है ना। इसको हमको p/q के रूप में लिखना है। तो तरीका क्या है कि आप मान लें कि x बराबर 2.4747 है, डन है। और देखिए 2 पे बार ना है, 2 पे बार है, जितने पे बार रहेगा ना उतने 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 पे बार है, मतलब 2 10 से मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x हो जाएगा, और जब इधर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होने वाला, ध्यान दीजिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जब ये पॉइंट, देखिए पॉइंट यहाँ था ना भाई, ठीक है ना। अब ये पॉइंट देखिए ध्यान से, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे कितना जीरो, 4 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे कितना 1 जीरो आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, नहीं आ जाएगा, 2 पॉइंट उधर भागेगा, याद रखिएगा। कहाँ भागेगा भाई, 2 पॉइंट उधर, पॉइंट के 2 उधर भागा दीजिएगा, ठीक है ना। करते थे ना भाई हम लोग, अगर यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है तो एक नीचे से जीरो हटाने के लिए पॉइंट लगाते थे, एक के बाद यहाँ 200 ना है, 2 जीरो मल्टीप्लाई में ना है, तो पॉइंट उधर भागाते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे ये हो जाएगा 247 पॉइंट, देखिए कितना आएगा 247, 2 पॉइंट इधर भगा दिया, यहाँ 47। अब देखिए जरूरी बात समझिएगा, ये हुआ इक्वेशन नंबर 1, ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। आप ना 2 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ 100x में से, देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं भाई, 100x में से एक x घटाएगा तो कितना आएगा भाई, 99x आएगा, है ना। और यहाँ देखिए तो ध्यान से घटा रहे हैं, तो घटाने कैसे, बोलेगा सर आप जब घटा रहे हैं तो 247.47 को घटा रहे हैं किससे, 2 पॉइंट के सामने 0.47 यहाँ, और एक और 47 है ना। सर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आप जितना चाहे 47 लिख सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे पॉइंट क्या है, बार ना है जी, जितना चाहे लिख सकते हैं भाई। तो घटा दीजिए, ये सब तो क्या आ जाएगा बाबू, 0 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 7 में से 2 घटा तो 5, और यहाँ पे 245 है ना। तो आंसर क्या होगा 245, और x बराबर हो जाएगा 245 डिवाइड में 99। कटेगा क्या, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो आपका ये आंसर होने वाला है ना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। देखिए फिर यहाँ पे अब 0 दे दिया है ना, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन होता है, तो फिर लेकिन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बनाना पड़ेगा बढ़िया से। ऑब्जेक्टिव रहता तो उसका ये बता देंगे हम कि कैसे करेंगे। तो आप x बराबर क्या मान लेंगे, 0.16, 2 पे बार है तो 1616, जितना चाहे कर सकते हैं, मैं 2 ही बार ले रहा हूँ, ठीक है ना, समझा, 16। फिर आपके 2 पे बार है ना, तो 100 से इंटू किया तो 100x, इधर 100 से इंटू किया तो 2 पॉइंट इधर भगाया, इसका मतलब 16.16 हो गया, समझ में आया। 3 रहेगा तो 3 पॉइंट भगाइएगा, एक 10 से इंटू किया तो 1 पॉइंट भगाना पड़ेगा। अब मैंने समझाया है कि आप यहाँ पे 16 अपने से लिख सकते हैं जितना चाहें, है ना। तो अब दोनों में से ये 1 है क्वेश्चन नंबर, ये 2 है, दोनों को घटाइए, 2 - 1 कीजिए, यहाँ पे 99x बचेगा। यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ तो पूरा 0 हो गया है ना, और यहाँ पे कितना 16 में 0 घटा तो 16 बचा, है ना, यहाँ पे 16 हो गया। तो x बराबर 16/99,
ये आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। अब मैं ऑब्जेक्टिव के लिए बता देता हूँ। जब भी 0 पॉइंट समथिंग रहे, 7 में बार रहे, 0 रहना चाहिए, ठीक है ना, 7 में बार है, इसका मतलब इसका जो वैल्यू है ना x बराबर नहीं, ठीक है ना, इसका जो वैल्यू पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखाएगा, 7 बाई नीचे में 9 दे देना बस, ठीक है ना। अगर 0.67 पे बार रहा तो 67 बाई 99 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 0.785 रहा, उस पर बार रहा तो 785 डिवाइड में 999 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ठीक है ना। किसके लिए है भाई, फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, ठीक। चूंकि ऑब्जेक्टिव का अगला वीडियो आने वाला है, उसमें हमने बताया है इस चीज को, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा, बता देंगे उसमें, ठीक है। अब आइए लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट जो है आपका वो है क्या, देखिए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो पॉइंट में आता ना है, तो 3 तरह का आता है। पहला हो गया शांत दशमलव प्रसार, जिसको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि 5/2 है, इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो आप देखिएगा कि 2 दूना 4 आया है, एक पॉइंट लेना पड़ेगा, 2 5 जा 10। तो देखिए ये पूरी तरह से कट गया, इसका मतलब ये शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ देखिए 17/8 भी अगर ले लेते हैं, ठीक है ना, तो 17 को 8 से डिवाइड कीजिए, 8 दूना 16, एक बचेगा पॉइंट दीजिएगा 0, 8 एकम 8, 2 बचेगा पॉइंट तो है ही 0 दीजिएगा, 8 दूना 16, यहाँ 4 है पॉइंट है 0 दीजिएगा, 8 बचे 40, और ये पूरी तरह से यहाँ कट जाएगा। देखिए ये हुआ शांत दशमलव प्रसार। अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकता है भाई, ठीक है ना, उसमें देख लीजिएगा अपने हिसाब से, पहचानने का तरीका भी अभी बताएंगे आगे, ठीक है ना। तो अशांत आवर्ती जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वे कह सकते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। सबसे अच्छा एग्जांपल है 10/3 का, तो डिवाइड कीजिए, 3 तिया 9, एक बचा पॉइंट दिया 0, 3 तिया 9, एक बचा पॉइंट है 0, 3 तिया 9, एक है पॉइंट, चलता जाएगा। देखिए ये क्या है भाई, 3 पॉइंट दे देते हैं ना, मतलब चलता जाएगा, इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अशांत। शांत कहाँ है, अशांत ना हुआ है ना। एंड आवर्ती मतलब डेसिमल रिपीट भी कर रहा है, ठीक है ना। डन, आगे देख लेते हैं। अब एक लास्ट है अशांत अनावर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो भाई ऐसा जो है ना, कोई क्वेश्चन जो होता है, ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन जैसे 22/7, ठीक है ना, तो ऐसा क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अशांत अनावर्ती कहलाते हैं। इसको आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक है ना, समझे, तो कितना 7 तिया 21 हो जाएगा, एक दीजिएगा पॉइंट दीजिएगा 0, 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 दीजिएगा, फिर पॉइंट तो है ही 0 दीजिएगा, तो 7 चौके 28 हो जाएगा, यहाँ 2 दीजिएगा पॉइंट है 0 दीजिएगा, और 7 दूना 14, ठीक है ना, 6 आएगा पॉइंट है तो 0 दिया, 7 छके 42, 7 56, 7 56, ठीक है ना। तो इसका कोई अंत नहीं है, चलता जाएगा और रिपीट भी नहीं करेगा। देखिए रिपीट नहीं किया, 1 4 2 8 समथिंग आता रहेगा, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन देखिए, एक और कॉन्सेप्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कभी हार्ड नंबर दे दे, कभी ऐसा नंबर दे दे आपको समझ में नहीं आया, ठीक है ना, बहुत भारी नंबर है, जैसे देगा आगे क्वेश्चन है, जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है ना, ये सब क्वेश्चन है, और तुमको डिवाइड करना पड़े, तो अगर सिंपल बेसिक मेथड से डिवाइड करोगे तो हालत ख़राब होने वाला है, टाइम बर्बाद होने वाला है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका क्या है, ये कॉन्सेप्ट जानना कि कभी भी शांत दशमलव प्रसार अगर है तो उसका जो हर है, हर, ठीक है ना, p/q में q का जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमेशा 2m है ना, और 5n के रूप का होगा। अगर 2 और 5 के अलावा, चाहे तो 2 अकेला हुआ तब भी चलेगा, चाहे तो 5 अकेला हुआ तब भी चलेगा, है ना। अगर इसके अलावा कोई और रहे, 3 रहे, 4 रहे, कुछ भी रहे, वो अशांत कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए एग्जाम्पल में यहीं पे हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन के रिलेटेड, है ना। क्वेश्चन जो है आपका क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्या पूछा है, अशांत। तो अशांत शांत बताया था मैंने आपको। देखिए आपने इसका हर देखेंगे और 400 को आप अभाज्य गुणनखंड देख लेंगे, ठीक है ना। तो 400 जब अभाज्य गुणनखंड देखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा,
2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पचे 10 हो जाएगा, है ना। 2 को 25 से करेंगे तो 50 आएगा, अब 5 पचे 25। तो देखिए तो 2 का पावर 1 2 3 4, 4 इंटू 5 का पावर 2। तो इसका जो हर है उसका भाज्य गुणनखंड किसके रूप में है, 2 का पावर m 5 के पावर n के रूप में। तो ये शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, ये शांत कहलाएगा। 80 ले लो, 80 को कर लो, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 दहिया 20, 2 पचे 10। देखिए 2 और 5 है, ये भी शांत कहलाएगा, ठीक है ना। देखिए 121, ये तो 11 इंटू 11 होता ना है भाई, तो ये तो अशांत ना है, यही तो अशांत है, ठीक है। ये आपका अशांत कहलाएगा, आंसर आपका यही होने वाला है, ठीक है ना। ये भी दिखा देते हैं शांत कैसे है। 125 किसका होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 का पावर 3। देखिए अकेला हुआ ना, फिर भी शांत कहलाएगा। मैंने बताया ना, जरूरी नहीं है कि 2 और 5 दोनों हो, अगर 2 भी है तब भी होगा, 5 है तब भी होगा, 2 और 5 है तब भी होगा। इसके अलावा कुछ भी हो, कुछ भी जैसे आता 2 का पावर 3, 5 इंटू 3, तो ये अशांत कहलाता, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। देखिए अगला क्वेश्चन एक और है, कह रहा है यदि P ऊपर का पार्ट होता है 3n के रूप का है, ठीक है ना। ये जो है ना 3n के रूप का हो, और Q जो है वो कितने रूप का हो, 6n इंटू 5m के रूप का हो। mn कोई ऋणात्मक पूर्णांक है भाई, नेगेटिव वाला पूर्णांक है, ठीक है ना, समझा। तो भिन्न PQ का दशमलव प्रसार कैसा होगा। अब दशमलव प्रसार बताना है। दशमलव प्रसार में नीचे वाला पार्ट कैसा होना चाहिए, शांत होने के लिए क्या होना चाहिए भाई, ठीक है ना। शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 5 के रूप का। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 3n है, मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 है कि नहीं, 2 इंटू 3 क्या लिख सकता हूँ, पावर n इंटू 5m। हम जानते हैं कि किसी भी अगर a इंटू बी का पावर m है तो a का पावर m इंटू बी का पावर m, तो सेम चीज ना है, पावर n दे दिया है तो 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n दे देंगे। अब 5 का पावर m यहाँ है, लिख देंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना बचेगा, 1/2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। तो ये शांत कहलाएगा बाबू। क्या कहलाएगा, ये शांत कहलाएगा। और ये हुआ आपका शांत, ठीक है ना। दशमलव प्रसार, कोई दिक्कत है, अच्छा क्वेश्चन था ये, आप ठीक से देखेंगे इसको, ठीक है ना। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में फिर से पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है ना। तो ये आपका आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है ना, इतना इनफ है। अगर आप 2026 बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये इनफ हो जाएगा, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ एक बात और है, जो वीडियो एक और आएगा जो कि ऑब्जेक्टिव पे रहेगा, आप उसको देख लेंगे बढ़िया से। और इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा हो आप शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। जब तक के लिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।